हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 6। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। सो विद इन 30 मिनट्स हम लोग सब कुछ कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक, जो कि जेम सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे और इजी प्रिपरेशन के लिए इन द हेक्टिक शेड्यूल फॉर द जेम 2021 ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है। सो यहाँ पे अंडर 30 मिनट्स हम लोग कोई एक टॉपिक चूज़ करते हैं फ्रॉम द IIT जेम सिलेबस और वो हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले एंड एवरीथिंग। सो आप लोगों ने अगर रैपिड रिवीजन सीरीज़ का बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो you can check out from the I button, and if you are new to this channel please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी और भी encouragement मिले नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। सो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड इन सोल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट होते हैं इनटू कैटायंस एंड एनायंस एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इनका दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एकदम जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं इन सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है उनका इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कोई भी आयनिक सॉल्ट्स लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक NaCl, KCl या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कुछ एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये सब और कुछ बेसेस फ्रॉम अगेन ग्रुप 1 एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरियम, उसका बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एंड कुछ ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स का सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हम लोग को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ताकि हम लोग अप्लाई कर पाए फॉर्मूले इन द क्वेश्चंस। तो जब भी क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है और वो कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तभी जाके हम लोग फॉर्मूले अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कि बहुत धीरे धीरे आयनाइज होता है इन सॉल्यूशंस और वो पार्शियली आयनाइज्ड रहता है इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है आयोनाइज्ड पार्ट और अनआयोनाइज्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा एक इक्विलिब्रियम बनाया हुआ रहता है। सो examples of this type of electrolytes are hydrogen cyanide, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद कुछ और एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, देन बेसेस लाइक एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। सो ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग को ध्यान में रखना है कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वाला वीक होता है, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, जो कि एकदम बेसिक है। सो ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा है कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कोई एक एसिड है HA जो कि डिसोसिएट होके हम लोग को एक प्रोटॉन देता है और एक एनायन देता है A-। अभी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड अगर मान लेते हैं हम लोग
वो स्मॉल c है, तो इनिशियली क्या होगा, जो एसिड है वो पूरा रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा इनटू कैटायंस एंड एनायंस। तो इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो c रहेगा और कैटायंस और एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है एकदम इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैटायंस और एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0 एंड 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज अल्फा। सो यहाँ से कितना डिसोसिएट होगा एसिड एट इक्विलिब्रियम, दैट विल बी C माइनस C अल्फा। सो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन केमिकल इक्विलिब्रियम वीडियो ऑफ द रैपिड रिविजन सीरीज। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है वो वाला वीडियो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ से एट इक्विलिब्रियम C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड डिसोसिएट हो जाएगा और वो बना लेगा C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट और या फिर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रहेगा दैट विल बी C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से हम लोग C को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अभी अगर हम लोग को लिखना है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय Ka, सो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में है H प्लस और A माइनस, तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है Ha, तो डिनोमिनेटर में होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। अभी हम लोग को ये सब रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम इज C अल्फा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे C अल्फा। ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एट इक्विलिब्रियम इज अगेन C अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे C अल्फा और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एट इक्विलिब्रियम इज C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें C को, तो ये हो जाएगा C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो जनरली क्या होता है, अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू 1। सो हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं, तो Ka को हम लोग लिख सकते हैं C इंटू अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। सिमिलरली अगर हम लोग कोई बेस के लिए लिखें, सो बेस कंसिडर कर लेते हैं, कोई एक है BOH जो कि डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा B प्लस प्लस OH माइनस। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम लोग कंसिडर करें कि BOH का इनिशियल कंसेंट्रेशन है C, तो इनिशियली क्या होगा, कैटायन और एनायन का कंसेंट्रेशन रहेगा 0 एंड 0। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये हो जाएगा अगेन अगर हम लोग कंसिडर करें कि डिसोसिएशन का जो डिग्री है ऑफ द बेस इज अल्फ़ा, सो एट इक्विलिब्रियम इसका जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट विल बी C माइनस C इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे C अल्फ़ा अमाउंट जो है वो डिसोसिएट कर चुका है इंटू कैटायंस एंड एनायंस, तो यहाँ पे कैटायन का कंसेंट्रेशन होगा C अल्फ़ा और एनायन का कंसेंट्रेशन भी होगा C अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम लोग C को कॉमन ले तो ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे लिखें बेस के लिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kb, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ BOH। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये भी हो जाएगा Kb इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को कंसिडर करें 1, तो ये हो जाएगा Kb इक्वल्स टू C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर।
So this is the expression of the dissociation constant of the base. Now we shall discuss the ionic product of water. तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेसेस, सिमिलरली हम लोग वाटर के लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो वाटर जो है वो वीकली डिसोसिएट होता है इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयंस. तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O. अभी अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H2O को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लाए तो ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू concentration of H plus into concentration of OH minus. Now concentration of H2O जो है वो constant रहता है क्योंकि density of water constant रहता है, इसलिए ये K जो है वो भी एक constant है और ये concentration of water भी constant है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को एक constant ही मिलेगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं by Kw which is known as the ionic product of water. So ionic product of water is given as concentration of H plus into concentration of OH minus. और normally at room temperature मतलब at around 25 degree Celsius जो Kw है उसका वैल्यू होता है 10 to the power minus 14 मोल पर लीटर स्क्वायर. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि for neutral water क्या होता है, concentration of H plus equals to concentration of OH minus, तभी जाके वो पानी न्यूट्रल होगा. तो for neutral water concentration of H plus and concentration of OH minus का वैल्यू होता है 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर. तो इसलिए जब हम लोग इसको 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तब हम लोग को मिलेगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एज 10 to the power minus 14 मोल पर लीटर होल थिंग स्क्वायर. नाउ इफ वी वांट टू एक्सप्रेस pKw, सो pKw विल बी माइनस लॉग ऑफ Kw. सो Kw का वैल्यू हम लोगों ने देखा है वो होता है 10 to the power minus 14. तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा pKw का वैल्यू एज प्लस 14. सिमिलरली pH जो होता है दैट इज निगेटिव लोगारिदम ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. तो फॉर न्यूट्रल वाटर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 to the power minus 7, तो pH का वैल्यू हो जाता है प्लस 7. सिमिलरली POH जो है वो होगा निगेटिव लोगारिदम ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन एंड फॉर न्यूट्रल वाटर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है वो होता है 10 to the power minus 7. तो यहाँ पे भी हो जाएगा POH का वैल्यू एज प्लस 7 फॉर न्यूट्रल वाटर. दिस इज फॉर न्यूट्रल वाटर ओनली. ठीक है, लेकिन एक यूनिवर्सल कंडीशन है जो कि हमेशा फुलफिल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो. तो वो कंडीशन क्या है, दैट कंडीशन इज pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल्स टू pKw फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, जैसे भी टाइप का सॉल्यूशन हो pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल्स टू pKw. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल्स टू 14. सो दिस इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो कि हम लोग को याद रखना है. वो बहुत बार यूज़ होता है इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस. एंड फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH का वैल्यू होता है लेस देन 7 एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 7.
एंड फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pOH का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 7 एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन pOH का वैल्यू होता है लेस देन 7। सो जब भी कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है तब pH होता है लेस देन 7 और 7 से जितना कम होगा pH का वैल्यू उतना ही ज़्यादा हो जाएगा 7 से pOH का वैल्यू, ताकि pH प्लस pOH हमेशा 14 रहे। सिमिलरली ये कंडीशन बेसिक सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है हम लोग को दैट इज़ बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो बहुत बार बफर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है जहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो उसका pH जो है वो चेंज नहीं होता है, मतलब उसमें कोई pH चेंज नहीं होता है अगर हम लोग थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस कुछ भी ऐड कर ले इन द सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरली बफर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होता है बाय मिक्सिंग ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। जैसे कि वीक एसिड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है जैसे कि सोडियम एसीटेट। तो अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स करें तो हम लोग को एक बफर सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर अगर हम लोग कोई एक वीक बेस और उसका सॉल्ट को मिक्स करें तो भी हम लोग को बफर सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसका एक सॉल्ट जैसे कि एमोनियम क्लोराइड, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करें तो हम लोग को बफर सॉल्यूशन मिलेगा। सो इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन में एक वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे क्या है, एसीटेट आयन, तो वो प्रेजेंट रहेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं बफर सॉल्यूशन में एक वीक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेट एसिड रहता है। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड क्या है, दिस एमोनियम आयन। तो बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जैसे कि यहाँ पे एसीटेट आयन प्रेजेंट रहेगा, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड जैसे कि यहाँ पे एमोनियम आयन प्रेजेंट रहता है। सो अगर हम लोग एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करके एक बफर सॉल्यूशन बनाए तो हम लोग इसका H+ कंसेंट्रेशन जो है उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिटेल्ड जो डेरिवेशन है वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, फाइनल रिजल्ट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। सो H+ कंसेंट्रेशन जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड दैट इज़ द वीक एसिड मल्टीप्लाइड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू न्यूमरेटर में कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल्स और मिलीमोल्स ऑफ द एसिड, इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट। तो अगर अभी हम लोग इस इक्वेशन का दोनों साइड में निगेटिव लॉगरिथम ले तो ये हो जाएगा -log ऑफ H+, यहाँ पे होगा -log ऑफ Ka और यहाँ पे होगा -log ऑफ एसिड बाय बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो -log ऑफ H+ होता है pH, -log ऑफ Ka होता है pKa और -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को रेसिप्रोकल करके हम लोग लिख सकते हैं +log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो न्यूमरेटर में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और डिनोमिनेटर में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन जब हम लोग pH का इक्वेशन लिखते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो न्यूमरेटर में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिनोमिनेटर में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है एंड दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि बहुत बार यूज़ हो जाता है एंड दिस इज़ नोन एज
हेंडरसन-हाज़ेलबर्ग इक्वेशन। सो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर नोन एज हेंडरसन-हाज़ेलबर्ग इक्वेशन। सो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस Kb मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल और मिलीमोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट। तो सिमिलरली अगर हम लोग निगेटिव लॉगरिथम ले और रीअरेंज करें इसको तो हम लोग को मिलेगा POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ पे भी पहले जब हम लोग ने एक्सप्रेस किया था कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को तो न्यूमरेटर में था कंसंट्रेशन ऑफ बेस और डिनोमिनेटर में था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और जब हम लोग POH को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिनोमिनेटर में होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है ये दोनों इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में वो यूज़ हो जाता है। सो ये था आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 1, जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया है अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन भी डिस्कस किया है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट बफर सॉल्यूशन। सो आयनिक इक्विलिब्रियम का रैपिड रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज होता है, वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सॉल्ट इफेक्ट। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा सो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ among your friends and support this channel। आप लोग को इस वीडियो का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।